जमीन के टुकड़े की तकदीर तय करने वालों का जिनको भरम होता है वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करते हैं ताकि वो गुजर जाएं तो इमारतें तनी रहें और उनका जस गाती रहें। आज बात एक ऐसी ही इमारत की है जिस पर कब्जे की लड़ाई, जिसकी जमीन पर कब्जे की लड़ाई हजारों बरस पुरानी है और नए सिरे से सुर्खियों में लौट आई है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। कहानी है एक अद्भुत इमारत की, 1500 बरस पुरानी इमारत, इतनी बड़ी कि जो देखे वो कहे ये दुनियावी नहीं, इसे जरूर फरिश्तों ने गढ़ा होगा। इस इमारत ने कई साम्राज्यों को ढलते देखा, देशों के नाम बदलते देखे, अपनी पहचान भी बदलती देखी। कभी वो दुनिया का सबसे महान चर्च कहलाया, कभी उसे कहा गया दुनिया की सबसे महान मस्जिद। कहते हैं कि इसी इमारत की खूबसूरती ने रूस को ईसाई बनाया। कहते हैं कि इसके तहखानों में आज भी कई प्राचीन सुरंगें छिपी हैं। जितनी इस इमारत की उम्र है उससे ज़्यादा इससे जुड़ी कहानियाँ, और कहानियाँ ऐसी कि करीब 550 साल पहले गायब हुआ एक राजा एक दिन यहाँ वापस लौटेगा। ऐसी कहानियाँ भी इसकी धुंध के इर्द गिर्द लिपटी रहती हैं, और भविष्यवाणियाँ भी कि एक दिन इसी इमारत को लेकर शुरू होगा एक विशाल युद्ध, एक युद्ध जो तुर्की का नामो निशा मिटा देगा। किस इमारत की बात कर रहे हैं हम? इस इमारत का नाम है आया सोफिया और इसकी लोकेशन है तुर्की का सबसे पुराना, सबसे शानदार शहर इस्तांबुल। ये इमारत ग्लोबल झगड़े का एक कारण बन रही है। इसे लेकर तुर्की और उसके पड़ोसी देश ग्रीस में खूब टेंशन बढ़ गई है। इस इमारत को लेकर रूस और अमेरिका भी एक पाले में आ गए हैं। ये इमारत अब तुर्की बनाम क्रिश्चियंस का मामला बनती जा रही है, और इस झगड़े की जड़ में है तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान। वो आया सोफिया को एक मस्जिद बनाना चाहते हैं। मस्जिद इसलिए ताकि 8 दशक पुरानी कट्टरपंथी मुस्लिमों की एक बड़ी हसरत पूरी हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक इमारत को लेकर इतना बवाल क्यों? ऐसा क्या खास है आया सोफिया में कि इसे लेकर लोग इतना आवेश में हैं? क्या है इस इमारत का अतीत? क्या है वो अतीत जिसके कारण ये इमारत इस्लाम बनाम ईसाई धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में गिनी जाती है? इन सवालों का जवाब छिपा है इतिहास में, वो इतिहास जिसकी शुरुआत हमें लेकर जाएगी 1700 साल पुरानी दुनिया में। ये बात शुरू होती है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन प्रथम से। कॉन्स्टेंटिन प्रथम से पहले रोमन साम्राज्य में कई अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी, ढेर सारे कल्ट थे। फिर कॉन्स्टेंटिन आए और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अब क्रिश्चियनिटी बन गया रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म। इस समय रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बटा था। एक पश्चिमी हिस्सा जिसकी राजधानी थी मेडिओलानुम, ये वही था जहां अब इटली का मिलान शहर है, और साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की राजधानी थी बैजेंटियम। सन 330 में सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने इसी बैजेंटियम में बनाई अपनी नई राजधानी, और इसका नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपोल। सन 360 की बात है। सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने शहर में बनवाया एक चर्च। इसकी छतें लकड़ी की थी। 44 साल बाद 404 में एक झगड़ा हुआ और ये चर्च जला दिया गया। 11 साल बाद उस वक्त के नए सम्राट थियोडोसियोस ने फिर एक चर्च बनवाया, उसी जगह बनवाया, लकड़ी की छत वाला बनवाया, और 100 साल बाद फिर ये चर्च जला दिया गया एक झगड़े के बाद। जब ये आगजनी हुई तब यहाँ सम्राट थे जस्टिनियानोस। उन्होंने फिर उसी जगह एक नया चर्च बनवाने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने चुने उस ज़माने के 2 सबसे बड़े आर्किटेक्ट। इनके नाम थे मिलेटस इजिडोरोस और ट्रालेस एंथेमियोस। सम्राट जस्टिनियानोस ने दोनों से कहा, मुझे ऐसा चर्च बनाकर दो जैसा पहले ना कभी बना हो ना आगे कभी बन पाए। इस निर्देश के साथ दोनों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बनाया एक विशाल चर्च का नक्शा। इसका निर्माण फाइनली शुरू हुआ 23 फरवरी 532। करीब 10,000 मजदूर दिन रात लगे, 5 बरस मेहनत करते रहे, और 532 के 5 बरस बाद क्या आया? 537वां साल। इस साल ये चर्च बनकर तैयार हुआ। एक विशाल गुंबद वाला चर्च जिसकी ईंटें उत्तरी अफ्रीका से मंगवाई गई थी। छत में लगा संगमरमर सीरिया से। 259 फुट लंबा, 240 फीट चौड़ा, 2 मंजिल वाला चर्च
जिसके बीच के हिस्से की दीवारों में लगे मोज़ेक के अंदर जड़ा था सोना, चांदी और बेशुमार कीमती पत्थर। 27 दिसंबर 537 को जब सम्राट जस्टिनियानोस ने इस चर्च में पांव रखे तो अवाक होकर उनके मुंह से जानते हैं क्या निकला? हे सोलोमन, मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। सम्राट जस्टिनियानोस जिन सोलोमन को पीछे छोड़ने की बात कर रहे थे, उनका जिक्र हिब्रू बाइबल में मिलता है। कहते हैं उन्होंने ही प्राचीन यरूशलेम का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। बहुत कहानियां हैं सोलोमन के इर्द गिर्द, लेकिन फिलहाल हम लौटते हैं सम्राट जस्टिनियानोस के बनवाए चर्च पर। इस चर्च का नाम रखा गया हाइया सोफिया। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक में हाइया का मतलब होता है पवित्र और सोफिया माने बुद्धि, विवेक। हाइया सोफिया का मतलब था ईश्वर के पवित्र विवेक से जुड़ी धार्मिक जगह। ये चर्च ईसाई धर्म का सेंटर बन गया, पूरे बैजेंटाइन साम्राज्य की सबसे मुख्य जगह बन गया, कॉन्स्टेंटिनोपल का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। यहीं पर नए राजाओं का राज्याभिषेक होता। जिसे यहाँ प्रार्थना करने का मौका मिलता वो खुद को धन्य समझता। लेकिन कहानी हमेशा एक सी नहीं रहती। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 29 मई 1453 की तारीख पर आते हैं। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हुआ एक युद्ध जिसमें एक तरफ था किले की ऊंची दीवारों के भीतर बंद कॉन्स्टेंटिनोपल, ऐसी दीवारें जिन्हें माना जाता था अभेद्य। कितने ही शासक इसे जीतने का मंसूबा लेकर आए और लौट गए। ऐसे में जब 6 अप्रैल 1453 को एक 21 साल के सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल का घेराव किया तो सबने कहा ये पागल हो गया है। खुद उसके सिपहसालारों ने ऐसा सोचा। सबको लगा ये सुल्तान मुंह की खाकर लौटेगा। सुल्तान ने कई बार मुंह की खाई भी। कभी तोपें फटी, कभी उसकी सेना में बगावत हुई, कभी औचक हमलों में उसके सैनिक मारे गए, कभी दुश्मन के जहाज़ों ने उसके बेड़े डुबो दिए, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। 52 दिनों की घेरेबंदी के बाद आई 29 मई 1453 की तारीख, दिन मंगलवार का। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे जब उस छोटे से दरवाजे से होकर सुल्तान के आखिरी बचे सैनिक किले के भीतर घुसे। ये कॉन्स्टेंटिनोपल का खात्मा, उसकी शुरुआत थी। कौन था ये सुल्तान नौजवान? इसका नाम था फतेह महमेद, ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान महमेद द्वितीय, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतकर दुनिया भर के मुसलमानों का सपना पूरा किया, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं। ये भी कहते हैं कि उसने दुनिया भर के मुसलमानों पर अपना दावा मजबूत किया। और इस दावे के आधार में क्या है? सुल्तान महमेद के लोगों का दावा कि उसने पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी सत्य की। क्या है ये कथित भविष्यवाणी? इसमें प्रॉफेट मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल की तुलना की थी एक लाल सेब से। कहा था कि एक रोज़ एक मुस्लिम राजा ये लाल सेब जीत लेगा। जीतने के बाद सुल्तान महमेद ने क्या किया? उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने नए ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस शहर का नाम बदला, इस्तांबुल नाम रखा, और हाइया सोफिया ऑटोमन जीत के बाद उसका भी धर्मांतरण कर दिया गया। जी, इमारत का धर्मांतरण। इसे तब्दील कर दिया गया एक मस्जिद में, और हाइया सोफिया का नाम हो गया आया सोफिया। सुल्तान महमेद ने आया सोफिया के डिज़ाइन में कई चीज़ें जोड़ी। मसलन मुख्य इमारत के बाहर करीब 60 मीटर ऊंची 4 मीनारें बनवाई। इसके अलावा आया सोफिया के आर्किटेक्चर ने दुनिया भर की मस्जिदों को भी प्रभावित किया, इतना कि लोग उस पर लगातार शोध करते। इस हाइया सोफिया के गुंबद वाली डिज़ाइन का दुनिया भर की मस्जिदों पर आपको असर नज़र आएगा। गुंबद वाला ये डिज़ाइन इतना पॉपुलर कि आज लोग इसे मस्जिदों का सबसे प्रचलित फीचर समझते हैं। और ईसाई, जिनका ये पवित्र धार्मिक स्थल था, उन्होंने इस बदलाव को कैसे लिया? उन्होंने इसे अपना अपमान माना। कहानियाँ चल पड़ी कि एक दिन हाइया सोफिया ईसाइयों के पास लौटेगा, एक दिन फिर से यहाँ चर्च की घंटियाँ बजेंगी, एक दिन फिर से ईसाइयों का सम्मान उनके पास वापस लौटेगा। लेकिन लौटा क्या? वक्त तो नहीं लौटा, वो तो आगे बढ़ता रहा। मध्यकाल बीता, दुनिया पहुंची 20वीं सदी में। काफ़ी हिचकोले खाने के बाद ऑटोमन साम्राज्य बेहद जर्जर हो गया। लोग उसे यूरोप का बीमार आदमी कहने लगे। और इसी बैकग्राउंड में आया पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। जो इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी वाले ग्रुप में चला गया। उसने रूसी बंदरगाहों पर सरप्राइज हमले किए। रूस ने जवाबी जंग छेड़ी। युद्ध में रूस के साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी थे। ये भी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ उतरे। 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ऑटोमन साम्राज्य और उसके गुट की हार हुई। विजेता ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रूस ने ऑटोमन साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों को आपस में बांट लिया और इसके साथ ही ऑटोमन साम्राज्य की राजशाही के दिन भी
खत्म हो गए। बदलाव शुरू हुआ और इसके तहत 1922 में सुल्तान की पदवी भी खत्म कर दी गई। 29 अक्टूबर 1923 को गठित हुआ रिपब्लिक ऑफ टर्की और इसके राष्ट्रपति बने लेजेंडरी लीडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क क्यों लेजेंडरी थे? क्योंकि उन्होंने तुर्की को एक बड़ा सेकुलर स्टेट बनाया, उसको मजहबी झगड़ों से बाहर निकाला। 1923 से 1938 तक राष्ट्रपति रहे अतातुर्क ने हाया सोफिया या आया सोफिया का भी नया चैप्टर लिखा। अपने आदर्शों पर चलते हुए अतातुर्क ने इस इमारत का धार्मिक कैरेक्टर खत्म कर दिया। अब हाया सोफिया न चर्च रहा न मस्जिद, ये बन गया एक म्यूजियम। अतातुर्क के इस फैसले को कट्टर मुसलमानों ने नापसंद किया, लेकिन बाकी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों ने इसे खूब सराहा। ये इमारत सेकुलर तुर्की की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। अब फिर से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं साल 2002 में। इस साल क्या हुआ? इस साल तुर्की की राष्ट्रीय सत्ता में एंट्री हुई एक कंजर्वेटिव इस्लामिक पार्टी की, जिसका नाम था जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। शॉर्ट में लोग इसे एके पार्टी कहते हैं। इसके मुखिया थे रिसेप तैयप एर्दोगान। वो बने तुर्की के प्रधानमंत्री, 11 साल तक रहे। अगस्त 2014 में एर्दोगान राष्ट्रपति बन गए। एर्दोगान का झुकाव है तुर्की के इस्लामिक अतीत की तरफ और उनकी पॉलिटिक्स इसी विचार से संचालित होती है। और उसके केंद्र में जो कई चीज़ें हैं, उनमें से एक है हाया सोफिया। एर्दोगान ने कई बार हाया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने की बात कही है, लेकिन इसका सबसे मजबूत संकेत उन्होंने दिया मई 2020 में। क्या हुआ इस महीने में? इस महीने की 29 तारीख को एक खास कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की वजह क्या थी? कॉन्स्टेंटिनोपोल पर मुस्लिम सेना के कब्जे की 567वीं सालगिरह। इस सालगिरह पर एक और खास बात हुई। इस दिन हाया सोफिया के भीतर बैठे एक इमाम साहब एक कालीन जड़े मंच के ऊपर उन्होंने खोली कुरान और पढ़ने लगे। वो कुरान के उस हिस्से को पढ़ रहे थे जिसे कहते हैं अल फतेह सूरा, यानी जीत के उपलक्ष्य में पढ़ी जाने वाली पंक्तियाँ। इस सूरा का बैकग्राउंड है 628 में हुई मक्का और मदीना के बीच की संधि। 1923 में अतातुर्क के द्वारा म्यूजियम बनाए जाने के बाद ये पहली बार था जब हाया सोफिया की इमारत के भीतर कुरान का या किसी भी धार्मिक किताब का पाठ हुआ। इससे ग्रीस भड़क गया। ग्रीस जो खुद को बेजेंटाइन साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानता है, वही बेजेंटाइन साम्राज्य जिसके हाथ से निकलकर ऑटोमन्स के पास गई थी हाया सोफिया और इसके इर्द गिर्द की चारदीवारी यानी कि राजधानी। ग्रीस के विदेश विभाग ने इस हरकत पर तुर्की की और वहाँ की सरकार की कहा कि इस कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एर्दोगान ने क्या किया? उन्होंने ग्रीस को डांट पिलाई और पूछा, तुर्की को तुम चलाते हो या हम? अब ये मामला तुर्की की कोर्ट में भी पहुंच गया है। वहाँ की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ये विचार कर रही है कि क्या हाया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया जाए। इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर अदालत अपना फैसला सुना सकती है और इस फैसले से लैस एर्दोगान उठाएंगे अपना फाइनल कदम, ऐसा राजनीतिक पंडितों को लगता है। पर प्रतिक्रिया सिर्फ तुर्की की या ग्रीस की नहीं आई, दूसरे देशों की भी आई। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, उन्होंने तुर्की से कहा कि वो सेकुलरिज्म का ख्याल रखे, दूसरे धर्मों की भावनाओं का सम्मान करे, हाया सोफिया को म्यूजियम ही रहने दे। दूसरी प्रतिक्रिया आई रूस की। उसने हाया सोफिया का दर्जा बदलने पर आपत्ति जताई। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सेर्गी विरशिनिन, उन्होंने उम्मीद जताई कि तुर्की हाया सोफिया के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगा। मामला यूरोपियन यूनियन में भी उठा। यूनेस्को ने भी चिट्ठी भेजकर आपत्ति जताई। कई बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्चों ने भी बयान दिया। सबका सारांश ये कि हाया सोफिया के स्टेटस में किया गया बदलाव पूरे ईसाई समुदाय के लिए खतरा माना जाएगा और इससे दुनिया भर में ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच खाई गहरी होगी। ये तो बाहर की प्रतिक्रियाएं हो गई। तुर्की के अंदर लोग क्या कह रहे हैं? इसे पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक ये एर्दोगान की हिस्ट्री है। जब भी सपोर्ट बेस कम हुआ, उन्होंने हाया सोफिया को मस्जिद बनाने की बात उठाई ताकि राष्ट्रवादी भावनाएं भड़का सकें, लोगों के भीतर धर्म का जोर पकड़ा सकें। कई जानकारों का कहना है कि एर्दोगान ये मसला उठाकर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनका सपोर्ट बेस घट रहा है। कोरोना के कारण हालात खराब हुए हैं। ऐसे में अपने लोगों पर ध्यान देने के बजाय एर्दोगान ने तुर्की को लीबियन युद्ध में भी धकेल दिया। एर्दोगान के तानाशाही रवैये पर लोगों को शिकायत है। 2016 में उनका तख्ता पलट करने की कोशिश भी हुई थी, ये नाकाम रहा और इसके बाद एर्दोगान पहले से ज़्यादा सख्त हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़वाईं। 50,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इसमें पत्रकार, वकील, पुलिस अधिकारी, नेता, प्रोफेसर, सैनिक, नाबालिग सब शामिल थे। खबरों के मुताबिक अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए एर्दोगान प्रशासन ने करीब 1.5 लाख अधिकारियों को नौकरी से भी निकाल दिया। अब एक बार फिर लौटते हैं हाया सोफिया पर। इसका क्या होगा? अदालत से तय होगा।
लेकिन फिलहाल एर्दोगान इसे उग्र राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रहे हैं और दूसरे देशों की प्रतिक्रिया को किनारे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तुर्की के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है ऑस्ट्रेलिया से। उसकी चीन के साथ लगातार तकरार चल रही है। इसी कड़ी में अब ऑस्ट्रेलिया ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, उसने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि खत्म कर दी। दूसरा, हांगकांग के जो लोग उसके यहाँ रह रहे हैं उसका वीज़ा बढ़ा दिया और स्थायी वीज़ा के प्रावधान पर भी विचार कर रही है। दूसरी सुर्खी स्लोवेनिया से है। यहाँ सेवनिका नाम का शहर है। अमेरिका की मौजूदा फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप इसी शहर की रहने वाली थी। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो स्लोवेनिया के लोगों ने मेलानिया की याद में एक लकड़ी की मूर्ति बनवाई। अब खबर आई कि 5 जुलाई को लोगों ने इसमें आग लगा दी और अब जली मूर्ति को प्रशासन को हटाना पड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई हिस्सों में इन दिनों मूर्ति विरोधी लहर चल रही है। तीसरी सुर्खी ब्राजील से है। यहाँ प्रेस एसोसिएशन ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर मुकदमा करने का ऐलान किया है। इस मुकदमे का संबंध है राष्ट्रपति की लापरवाही से। 7 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल्सोनारो आए। वहाँ कई पत्रकार थे। बोल्सोनारो ने अपना मास्क हटाया और फिर बोले, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मीडिया एसोसिएशन का कहना है कि बोल्सोनारो के कारण उन पत्रकारों के संक्रमित होने का खतरा है। सुर्खियां सुन ली आपने। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ। तारीख। आज तारीख है 9 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक अनोखे प्रस्ताव से जिसमें अपील थी विश्व शांति की और खतरा परमाणु हथियारों से। खासियत क्या थी? इस अपील को दुनिया के धुरंधर वैज्ञानिक सामने लेकर आए थे। बात 65 बरस पुरानी है। तारीख 9 जुलाई 1955। जगह लंदन का कैक्सटन हॉल, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसका नाम था रसेल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो। इस नाम की वजह क्या थी? बर्ट्रैंड रसेल और अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से ये मैनिफेस्टो बना। इस पर आइंस्टाइन समेत दस्तखत थे 11 वैज्ञानिकों के। इनमें से 10 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और क्या लिखा था प्रस्ताव में? इन 11 वैज्ञानिकों ने लिखा कि अगर यही हाल रहा तो दुनिया परमाणु युद्ध देखेगी। ये कोल्ड वॉर का दौर था। महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा था। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पुरजोर आशंका थी और इसी के मद्देनज़र वैज्ञानिक रसेल ने ये प्रस्ताव तैयार किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के बीच इस प्रस्ताव पर समर्थन जुटाया। आइंस्टाइन ने तो अपनी मौत से कुछ दिन पहले इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे। 9 जुलाई 1955 को प्रस्ताव पेश करते हुए रसेल ने कहा, हम इंसान हैं, इंसानियत बचाने की अपील करने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शांति से झगड़ा खत्म करने की आदत नहीं डाली तो एक दिन इंसान खत्म हो जाएगा। कितना अद्भुत है ना। एक तरफ कुछ वैज्ञानिक हथियार बनाते हैं, दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक हथियारों की प्रासंगिकता कितनी बेदम है इसके बारे में बात करते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया।